बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इत्तिसाम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन का जो लेक्चर था वो स्टार्ट किया था। इस टॉपिक के अंदर हमने तीन चीज़ों के बारे में मेनली डिस्कस किया था। हमने कहा था कि जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम है या जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बेसिकली उसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम ब्लड बोलते हैं, एक पंपिंग ऑर्गन जिसको हार्ट बोला जाता है, और वेसल्स जिनको वेन, आर्टरीज एंड कैपिलरीज बोला जाता है। इन तीनों से मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने उस फ्लूइड के बारे में पढ़ा था और फर्दर हमने उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था। हम कहते हैं कि जो फ्लूइड है जिसको हम ब्लड का नाम देते हैं, बेसिकली वो दो मेन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें 55% प्लाज्मा होता है और 45% या तो सेल होते हैं या सेल लाइक बॉडीज़ होती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था और आज का लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा बेसिकली जो सेल लाइक बॉडीज़ हैं या सेल हैं उनके बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें जितने भी ब्लड सेल्स हैं आपकी बॉडी में वो सारे के सारे सिर्फ एक सेल से मिलकर बन रहे होते हैं, दैट इज़ हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। जब भी लफ्ज़ स्टेम सेल्स बोला जाता है इट्स मीन कि उसने आगे बहुत सारे सेल्स जो हैं वो बनाने हैं। अभी तक डिफ्रेंशिएशन नहीं हुई है। जो स्टेम सेल्स होते हैं इनका काम क्या होता है? डिवाइड करना। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं हीमोपोएटिक स्टेम सेल, तो इसमें ये जो आपको रेड कलर से नज़र आ रहा है ये इसका न्यूक्लियस है और इसका न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा है। न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो, इसमें आपको खासा डिफरेंस नज़र आ रहा है। न्यूक्लियस बहुत बड़ा है और साइटोप्लाज्म जो है वो क्या है? बहुत कम है। अब ये बड़ा न्यूक्लियस करने का फ़ायदा क्या होता है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड किया जा सके। तो याद रखें, आप जो नॉर्मल सेल है और कैंसेरियस सेल, जिस सेल की वजह से कैंसर काज होता है, उसमें भी यही डिफरेंस देखते हैं कि नॉर्मल सेल का जो न्यूक्लियस है वो छोटा होता है और कैंसेरियस सेल का न्यूक्लियस बड़ा होता है। अब बड़ा न्यूक्लियस होने की वजह यही है कि उसने कंटिन्यूसली क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है और आगे बहुत सारे सेल्स जो हैं उनको बनाना होता है। तो अनडिफरेंशिएटेड, स्टिल दिस सेल इज अनडिफरेंशिएटेड। इससे आगे फिर डिफरेंशिएशन होनी है और डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो सेल्स बनने हैं। तो हीमोपोएटिक सेल से मेनली तीन तरह के सेल्स जो हैं वो बनते हैं। एक आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद वाइट ब्लड सेल्स, और तीसरे क्या हैं? मेगा कैरियोसाइट्स। बड़े बड़े सेल्स होते हैं जिससे आगे फर्दर प्लेटलेट्स जो है वो बनना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे द मोस्ट फेमस सेल, दैट आर द आरबीसीज, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। ये जो आपके पास हीमोपोएटिक सेल हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं। जब डिवाइड होते हैं तो एक नया सेल बनता है इनसे, उस सेल का नाम है आरबीसी स्टेम सेल। रेड ब्लड सेल स्टेम सेल जो है वो आपके पास बन जाता है। इसमें भी देखें न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशो जो है वो ज़्यादा, अब देखिए न्यूक्लियस इसमें भी बड़ा है। अब इसका मतलब क्या है कि इसने भी फर्दर आगे जो है वो डिवाइड करना है। ये इमैच्योर रेड ब्लड सेल है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए हम इसको बोल रहे हैं रेड ब्लड स्टेम सेल्स का नाम दे रहे हैं, तो इसमें न्यूक्लियस बड़ा है, इसने फर्दर क्या करना है? डिवाइड। यहाँ पर मैंने आरबीसीज का नाम नहीं लिया, रेड ब्लड सेल्स का नाम नहीं लिया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रेड ब्लड स्टेम सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं। जब ये अपनी मैच्योरिटी पे चले जाते हैं, जब आरबीसी बन जाता है, कंप्लीटली डिफरेंशिएशन हो जाती है, तो याद रखें ये जो आरबीसीज आपके सामने बने पड़े हैं डियर स्टूडेंट्स, ये कभी भी डिवाइड नहीं करते। दे डू नॉट डिवाइड एट मैच्योरिटी। ये बात लाजमी याद रख लें, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है। तो हमने इससे देखा कि क्या बन रहा है? स्टेम सेल से आरबीसीज बन रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स को हम रेड ब्लड सेल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें एक रेड कलर का पिगमेंट पाया गया जिसका नाम क्या है? अरिथ्रिन। अरिथ्रिन का लफ्ज़ जो है वो बेसिकली रेड से निकला हुआ है, दैट इज द हीमोग्लोबिन। एरिथ्रोसाइट्स देख लें, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो का मतलब ही क्या है? रेड। साइट मीन सेल, इट्स मीन रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो आपके पास एरिथ्रोसाइट्स कहलाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन भी है वो देख सकते हैं। अब आरबीसीज का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी का फंक्शन है सिर्फ ट्रांसपोर्ट, किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को लेकर जाना, वापसी पे चलो भाई चलो कार्बन डाइऑक्साइड को भी बिठा लेते हैं, कोई बात नहीं। तो पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट बेसिकली कौन कर रहे होते हैं? आरबीसीज कर रहे होते हैं। लंग से पकड़ना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर जो है ऑक्सीजन है, किसने पकड़ना है?
हार्ट ने पकड़ना है और पंप कर देना है बॉडी की तरफ। इट्स मीन ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा। और वापसी पे जब ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाएगी तो टिश्यू से कौन सा आएगा वापस, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो दोबारा हार्ट में आएगा और हार्ट उसको लंग्स में भेजेंगे। इट्स मीन कि ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू तक जा रही है, आरबीसीज लेकर जा रहे हैं और वापसी पे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आ रहे हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मैं जब इनहेल किया, देखिए इनहेल किया तो ऑक्सीजन अंदर गई है, एक्सेल किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई है। बेसिकली ये आरबीसी ही काम कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को लेकर जा रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आ रहे होते हैं। तो ये इनका मेन फंक्शन है। अगर हम मैच्योर आरबीसी की शक्ल देखते हैं तो हम कहते हैं इट्स अ बाई कनकेव। कनकेव का मतलब क्या है, अंदर की तरफ धंसा हुआ, केव। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास कान है ना, ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मतलब आप इसे याद रख सकते हैं। ये कान है ना, इसके अंदर ये केव सी बनी हुई है, कनकेव। इट्स मीन कि अंदर वाली साइड पे, जैसे ये अंदर को धंसा हुआ, कनकेव। सो बाई कनकेव, दोनों साइडों से ये क्या है, कनकेव है। और ये जो सेल है आपके पास, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके पास एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। एक ख़ास किस्म की प्रोटीन है जिसने ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। हीमोग्लोबिन जो है ये इसके अंदर तकरीबन 95% मौजूद होती है। इस सेल ने क्या किया, अपने न्यूक्लियस को और बहुत सारी ऑर्गेनेलिस को शट ऑफ कर दिया। जब ये मैच्योरिटी की तरफ आता है, सिर्फ 95% इसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। और इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स 5% जो है वो अदर साल्ट्स हो सकते हैं और प्रोटीन्स हो सकती हैं जो देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्शन। आरबीसीज को जो प्रोड्यूस किया जाता है वो रेड बोन मैरोस के अंदर किया जाता है या फिर शार्ट बोन्स के अंदर, लाइक वर्टिब्रीज जो हैं उनके अंदर, लाइक स्टर्नम के अंदर, रिब्स के अंदर आरबीसीज जो हैं वो बन रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बात करते हैं तो आरबीसीज जो हैं बेसिकली ये लिवर एंड एज वेल एज सेप्लिन के अंदर बन रहे होते हैं। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में लिवर एंड सप्लीन, जिसको आप तिली बोलते हैं, लिवर जिसको आप जिगर बोलते हैं, उसके अंदर बन रहे होते हैं। लाइफ स्पेन इनका कितना होता है, तकरीबन 4 मंथ। इसी वजह से कहते हैं कि ब्लड जब आप देते हैं तो 4 महीनों के बाद आप रिकवरी कर जाते हैं, यानी कि 4 महीनों तक आपका ब्लड जो है वो अपनी जगह पर आ जाता है, कमी पूरी हो जाती है। एक जो रेड ब्लड सेल है उसकी एवरेज लाइफ जो होती है वो तकरीबन 4 महीने होती है। अगर हम इनका काउंट देखें मेल और फीमेल के अंदर, तो मेल के अंदर ये 5 से 5.5 मिलियंस होते हैं पर cm क्यूब। जब भी आप टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ पर आपको रिपोर्ट में यही cm क्यूब मिलता है। डेसीमीटर क्यूब भी होता है, वो डिपेंड करता है कि लैब वाले जो हैं वो सैंपल कितना ले रहे हैं। इसी तरह से फीमेल के अंदर 4 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक सेंटीमीटर इनकी एवरेज जो है वो फीमेल के अंदर कम होती है। उसके बाद हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की। यहाँ पर ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये सारे क्या हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये रेड ब्लड सेल्स से बड़े होते हैं, मतलब इनका साइज डबल भी हो सकता है, 3 टाइम भी हो सकता है। अब इसके अंदर न्यूक्लियस भी जो है उसकी शेप जो है, और इसके साथ साथ इनके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। उनकी डेंसिटी को देखते हुए हम इसकी जो है वो डिवीजन करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं मेनली आपके पास 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ग्रैन्युलोसाइट और एक होते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट। तो बारी बारी हम उनको पढ़ेंगे। यहाँ से हीमोपोएटिक स्टेम सेल से माइलोब्लास्ट बनते हैं। बेसिकली ये भी बोन मैरो सेल्स हैं। माइलोब्लास्ट भी अनडिफरेंशिएटेड है, इन्होंने क्या बनाना है, ग्रैन्युलोसाइट्स बनाने हैं। ऐसे सेल्स बनाने हैं जिनके साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद है, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स मौजूद हैं, दानेदार सख्ते मौजूद हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो ग्रैन्युलोसाइट हैं ये बनते कहाँ पर हैं। ये बनते हैं आपके पास बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो कौन सी, रेड बोन मैरो। और ग्रैन्युलोसाइट्स जो हैं वो आपके पास मेनली 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं, बेसोफिल, एसिनोफिल एंड एज वेल एज न्यूट्रोफिल। इसके लिए आप जो है याद कर सकते हैं NABG, G फॉर ग्रैन्युलोसाइट, B फॉर बेसोफिल, E फॉर एसिनोफिल और N फॉर न्यूट्रोफिल। अब हमने काउंट देखना है कि जो वाइट ब्लड सेल्स हमारे पास टोटल होते हैं वो कितने होते हैं। 7000 से लेकर 8000 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो पाए जाते हैं। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर इतनी इनकी क्वांटिटी है। और मेनली जो एवरेज हम देखते हैं वो 7500 होती है। उसके बाद हमने देखना ये है
ये इतने जो आपको कम नज़र आ रहे हैं बेसिकली इनके साइज़ की वजह से ये कम होते हैं और नॉन पिगमेंटेड होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट हम इनको बोलते हैं, कलरलेस होते हैं। ल्यूको का मतलब ही क्या होता है? कलरलेस। सो ल्यूकोसाइट्स जो है वो आपके पास नॉन पिगमेंटेड होते हैं, यहाँ पर किसी किस्म का भी पिगमेंट नहीं पाया गया। इसमें जो बेसोफिल्स हैं, अगर हम इसके न्यूक्लियस की बात करते हैं, न्यूक्लियस आपको बाई लोब्ड नजर आ रहा है, 2 लोब्स होती हैं इसके न्यूक्लियस की, और ये लेस देन 1% पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 1% है, लेस देन 1%, किसके काउंट से? इनके टोटल काउंट से। जो वाइट ब्लड सेल्स मैंने आपको काउंट टोटल किए हैं उसमें लेस देन 1% ये पाए जाते हैं। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? हेपारिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसका काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग को दूर करना। मिसाल के तौर पर जब भी एक बंदे को हार्ट अटैक होता है, उसका ब्लड थिक हो जाता है, ये बात आप जानते हैं, नालियाँ क्लोज हो जाती हैं या फिर वहाँ पर थ्रोम्बस बन जाता है, पर लीक बन जाता है। अब उसके लिए क्या किया जाता है? पहला काम ब्लड को पतला करना होता है। तो डॉक्टर्स जो पहला इंजेक्शन लगाते हैं वो हेपारिन का ही होता है बेसिकली। नॉर्मल सिलाइन के अंदर इसको डाला जाता है और फिर मतलब 10 सेकंड में इसका 1 ड्रॉप ब्लड में डाला जाता है, जिससे क्या होता है? ब्लड जो है वो पतला होना शुरू हो जाता है। इट्स मीन कि ब्लड क्लॉटिंग से ये रोक रहा होता है। मैंने एग्जाम्पल इसलिए दी है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। फिर हिस्टामीन, मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर शायद कि मक्खी ने काट लिया है, उसका स्टिंग अंदर चला गया, तो यहाँ पर सोजिश हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो हिस्टामीन, वो जो सोजिश हो रही होती है, इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, वो हिस्टामीन की वजह से हो रही होती है। इट्स मीन कि इन्फ्लेमेशन काज करता है। और इन्फ्लेमेशन ऐसे ही नहीं काज की जाती, ये हमारी बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज्म है। तो वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पता चल जाए यहाँ पे स्वेलिंग हो रही है, मिसाल के तौर पर चोट ही लग गई है, स्वेलिंग हो गई है, पता चल जाए कि इस जगह पर स्वेलिंग हुई है और वहाँ पर हिस्टामीन प्रोड्यूस हो रही होती है जो स्वेलिंग करवा रही होती है, उस एरिया को बेसिकली डायग्नोज करना जो है वो आसान हो जाता है। फर्दर हमने बात करने हैं एसिनोफिल्स। ये टोटल काउंट का 2% होते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम ये हमारे जिस्म के फौजी हैं। पैरासाइट आएगा बाहर से, कोई बैक्टीरिया आ गया, वायरस आएगा, उसके ऊपर लपक के पड़ेंगे, फेगोसाइटोसिस में हेल्प करेंगे और क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट्स? उसको किल कर देंगे। और एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो इन्फ्लेमेशन को दूर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये हिस्टामीन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये एंटी हिस्टामीन बनाएंगे, मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन नहीं होने देनी। ये काम किन का होता है? एसिनोफिल का होता है। और हमारे पास आते हैं न्यूट्रोफिल्स। हाँ, अगर हम एसिनोफिल्स के भी न्यूक्लियस की बात करते हैं, इसमें भी आपको 2 लोब्स नजर आ रही हैं। इसका साइज जो है वो रेड ब्लड सेल से डबल होता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं न्यूट्रोफिल्स की। तो न्यूट्रोफिल्स का जो न्यूक्लियस है वो 2 से 5 लोब्ड होती है, उसकी 2 to 5 लोब्ड होता है और 62% पाया जाता है। जो टोटल अमाउंट है वाइट ब्लड सेल्स की, उसके 62%। अब ये इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसने क्या करवाना है? फेगोसाइटोसिस करवाना है। बाहर से अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, फूड मटेरियल आ गया, तो उसको तोड़ने के लिए, उसकी ब्रेक डाउन करने के लिए जो आपके पास न्यूट्रोफिल्स हैं ये अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आता है, दैट इज द ए ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट्स की प्रोडक्शन कहाँ पर हो रही होती है? इसकी प्रोडक्शन हो रही होती है एट टॉल। अब ये यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ए फॉर ए ग्रेनुलोसाइट, टी फॉर थाइमस, टी फॉर टॉन्सिल्स, ए फॉर एडिनॉइड, एल फॉर लिम्फ नोड एंड L for lymphoid systems and S for सेप्लीन। तो इन सब के अंदर जो है वो क्या बन रहे होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स में ए ग्रेनुलोसाइट्स बन रहे होते हैं। अगर हम ए ग्रेनुलोसाइट्स की बात करते हैं तो मेनली हमारे पास 2 आते हैं, एक लिम्फोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट। ये लिम्फोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट ने क्या करना है? लिम्फोब्लास्ट ने लिम्फोसाइट बनाने हैं। सो लिम्फोसाइट फॉर्मिंग सेल्स, मोनोसाइट फॉर्मिंग सेल्स क्या कहलाती हैं? मोनोब्लास्ट। एंड लिम्फोसाइट फॉर्मिंग सेल जो है वो आपके पास लिम्फोब्लास्ट कहलाते हैं। हमने देखना ये है कि जो लिम्फोसाइट्स हैं ये टोटल वाइट ब्लड सेल्स का तकरीबन 32% होते हैं। और लिम्फोसाइट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं? बी लिम्फोसाइट हैं, टी लिम्फोसाइट। ये हैं असल में हमारी बॉडी के फौजी। इन्होंने क्या प्रोड्यूस करना होता है? एंटीबॉडीज बनानी होती है। मिसाल के तौर पर हम जब भी कोई वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन में क्या होता है कि नॉन विरुलेंट स्ट्रेन हमारी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। कैसा स्ट्रेन? जो कुछ भी नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर एक ऐसा फौजी जिसकी आपने टांगें भी तोड़ दी हैं और बाजू भी तोड़ दिए और आपने उसको बॉर्डर पे ला के खड़ा कर दिया, तो दूसरी जो फौज होगी वो उस पर अटैक लाजमी करेगी। उनको तो यही होगा कि फौजी खड़ा है लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता। इसी तरह से यही वैक्सीन होती है। जब हमारी बॉडी में नॉन विरुलेंट स्ट्रेन डाले जाते हैं, यानी कि
जो डिसेबल फौजी डाले जाते हैं तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती है, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है, क्योंकि वो तो एंटीजन होता है। और ये एंटीबॉडीज़ बनाने का काम किन का होता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट का होता है। अब बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमें कोई डिजीज़ होती है, जैसे खसरा है, एक दफ़ा हुआ उसके बाद हम इम्यून हो गए, मतलब क्या, उसके बाद हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट क्या बना ली, एंटीबॉडीज़ बना ली, अब हमें नहीं होगा। या हेपेटाइटिस है, उसके हम वैक्सीन के 3 डोजेज़ लगवाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें हेपेटाइटिस नहीं होता। क्यों कि पहले हम उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, नॉन विरुलेंट स्ट्रेन डाल रहे हैं। एक वक्त वो आता है जब विरुलेंट स्ट्रेन भी आएगा, यानी कि एक्चुअल हेपेटाइटिस बी का जो है वो वायरस एंटर हो जाएगा हमारी बॉडी में, तो हमें हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे फौजी पहले से तैयार हैं, हमारे बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट पहले से तैयार हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट कर दिया हुआ है। सो इट्स मीन कि एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। इनकी एज कितनी होती है, फ्यू मंथ भी ये जिंदा रहते हैं और इवन ईयर्स तक भी जो है वो ये रह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं मोनोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट जो है वो मोनोसाइट फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, यानी कि मोनोसाइट ऐसे सेल्स हैं जो वाइट ब्लड सेल्स का टोटल 3% होते हैं, और ये ब्लड के अंदर तकरीबन 10 से 20 घंटे तक रहते हैं। बनने के बाद 10 से 20 घंटे ब्लड के अंदर रहेंगे और फिर टिश्यूज़ में इन्वेड कर जाएंगे। इन्वेड का मतलब है धंस जाएंगे, उसके अंदर चले जाएंगे, हमला कर देंगे। कब, किस लिए, क्यों, क्वेश्चन ये है। तो ये फेगोसाइटोसिस में हेल्प दे रहे होते हैं। देखें, ये फेगोसाइटोसिस इंटर्स टू द टिश्यू और क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस में मदद देते हैं। वहाँ पर जो फूड पार्टिकल्स होंगे या बाहर से आया कोई एंटीजन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, उसमें उसको तोड़ने में ये हेल्प कर रहे होते हैं और गिव राइज टू मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस बड़े बड़े फेज जो क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस करवाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स को खाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। तो ये काम किन का होता है, आपके पास बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स में मोनोसाइट्स का। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ अ पस। पस क्या चीज़ है। पस जो है बेसिकली जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो उसमें एक वाइट कलर का फ्लूइड आ जाता है, उसको हम पस बोलते हैं। और पस क्यों बनती है, पस बनती है जहाँ पर भी लड़ाई होगी, 2 मुल्कों की अगर लड़ाई होती है तो उसमें दोनों मुल्कों के फौजी मारे जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक वायरस या बैक्टीरिया ने एक बॉडी के अंदर अटैक कर दिया है, जैसे ही वो बॉडी में एंटर होगा वहाँ पर क्या होता है कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं, कुछ फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ हिस्टामिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इसका काम क्या होता है, डिफेंसिव मैकेनिज्म करना, और उस डिफेंस में कुछ फौजी मारे भी जाते हैं। तो वहाँ पर पस जो है वो बेसिकली क्या होती है, एक कम्बिनेशन होता है वाइट ब्लड सेल्स का प्लस जो आपके पास पैरासाइट है, जो पैथोजिन है, जो एंटीजिन है, उसका कम्बिनेशन, और वो अल्टीमेटली क्या करता है, एक इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पस, जिसका वाइटिश ब्लूइश वाइट कलर जो होता है, इस तरह वाइटिश येलोइश वाइट कलर होता है उसका। पस का जो कलर होता है वो येलोइश वाइट होता है, आप सब ने देख रखा है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम बात करेंगे थर्ड, हीमोपोइटिक सेल्स जो हैं ये मेगा कैरियोसाइट्स बनाते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स जब टूटते हैं, बड़े बड़े सेल्स होते हैं, टूट जाते हैं, तो वो प्लेटलेट्स बनाते हैं। प्लेटलेट्स में आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता। प्लेटलेट्स का काम क्या है, ये मेनली ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे होते हैं। कैसे, हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होती है फिब्रिनोजिन, जो क्या है, सॉल्युबल है, किसके अंदर, ब्लड के अंदर, वैसे ब्लड के अंदर जो है वो घूम रही होती है। अब प्लेटलेट्स क्या करते हैं, फिब्रिनोजिन को इनसॉल्युबल बनाते हैं फिब्रिन के अंदर। फिब्रिन जो है ये एक इनसॉल्युबल है। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर कट लगा है, ये मुझे कट लगा है, यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कुछ देर बाद मैं देखता हूँ कि ब्लीडिंग रुक गई है। कट चूँकि छोटा था, ब्लीडिंग रुक गई है। अब उसके रिजल्ट में क्या, ऊपर एक प्लग सा बन गया है। अब वो प्लग बेसिकली कैसे बनता है, ये मिसाल के तौर पर कट लग गया जी, बॉडी के अंदर ये कट लग गया, यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये जो आपके पास प्लेटलेट्स हैं ये फ़ौरन से फिब्रिनोजिन को कन्वर्ट करवा देगा फिब्रिन के अंदर, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे ऊपर एक नेट बना लेंगे, ऐसे ये नेट बन जाएगा। और इस नेट के अंदर ये जो आपके पास रेड से आपको नज़र आ रहे हैं, ये प्लेटलेट्स इस तरह से इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे और क्या कर देते हैं, एक प्लग बना देते हैं जिससे ब्लड क्लॉटिंग ख़त्म हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।